नमस्कार, राधे राधे, राम राम। अरुण सर सीडीपी चैनल पर आप सभी मेरे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक बहुत महत्वपूर्ण और जबरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूं। इस टॉपिक को बहुत सारा प्यार मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। तो ये जो मेरे प्यारे साथियों टॉपिक संबंधित है, यह टॉपिक संबंधित है भारत का नया संसद भवन। अब इस संसद भवन को लेकर लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारा भ्रम है, बहुत सारा झूठ बोला जा रहा है, बहुत सारा सच बोला जा रहा है। आपको पक्ष या विपक्ष से ताल्लुक नहीं रखना, आपको केवल सत्य से ताल्लुक रखना है। आप किसी भी दल के व्यक्ति हो, आप किसी भी दल के साथ संबंध रखते हो, आप किसी भी जगह से रहते हो, लेकिन आपको सर्वप्रथम भारतीय इंडियन बनना है। मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय एक भारतीय होने के नाते इसका विश्लेषण करूंगा, न कि एक पार्टी का प्रतिनिधि या फिर रिप्रेजेंटेटिव या फिर किसी भी पार्टी का एक वकील बनके। बात समझ रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये चैनल प्लीज एक बार आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में सही और उचित जानकारी के लिए फॉरवर्ड कर दें। इस पुण्य यज्ञ में आपकी पूर्ण आहुति की अत्यंत आवश्यकता है। जब पुराना संसद भवन बना था और था हमारे पास, तो नई की क्या आवश्यकता पड़ी। मेरे प्यारे साथियों, पुराने संसद भवन में लोकसभा में केवल 550 सीटें मैक्सिमम अवेलेबल थीं और राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें कम पड़ गई थीं। दूसरा, जब पुराना संसद भवन बनाया गया था तो उस समय की आवश्यकताओं को पूरा करता था, आज की आवश्यकताओं को नहीं। तीसरा, पुराना संसद भवन भूकंप के लिहाज से इस समय सेफ या फिर सुरक्षित महसूस नहीं किया जा रहा था, इसलिए उसको बदला गया और बदलना उचित भी था। समय के साथ साथ पुरानी चीजें बदलती रहनी चाहिए, तभी तो नई आएंगी। तो तीन प्रमुख कारण हैं कि पुराने संसद भवन की बजाय नया संसद भवन क्यों चुना गया। जो नया संसद भवन है, इसमें लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, सब कुछ बताया जाएगा आपको फैक्टों के साथ। सेंट्रल विस्टा योजना क्या है, संगोल क्या है, और पुराने संसद भवन से लेकर नए संसद भवन तक की यात्रा, नेहरू से मोदी तक की यात्रा, एक तरह से कह सकते हैं पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तक की यात्रा की हम चर्चा करेंगे। क्या हुआ था उस समय और क्या हो रहा है आज। ठीक है, तो बात करते हैं पहले मेरे प्यारे साथियों प्राचीन संसद की। प्राचीन संसद की फैक्चुअली बात करेंगे बेटा। इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार को कहते हैं आर्किटेक्ट एडविन लुटियन, और दूसरे हैं हर्बर्ट बेकर। बेटा, जो प्राचीन संसद भवन का आकार है, ये वृत्ताकार है, वर्गाकार नहीं, वृत्ताकार, सर्कुलर। देखो भाई, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर में इसके आकार को लेकर भी पहले कन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था। हर्बर्ट बेकर चाहते थे कि इसका जो ऊपर आकार हो वो टॉम्ब टाइप हो, गुंबद नुमा हो, लेकिन लुटियन ने वृत्ताकार आकार की सिफारिश की, और ये जो वृत्ताकार आकार है यही बाद में चुना गया। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि एडविन लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर के बीच आकार को लेकर भी कन्फ्लिक्ट था, और बाद में एडविन लुटियन का जो आकार था वह मान लिया गया। कौन सा माना गया? वृत्ताकार आकार। पुराना जो संसद भवन था, इसकी डिजाइन 1911 में तैयार की गई। 1911 में तैयार की गई। इस समय इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था, निर्माण शुरू हुआ 1921 में और निर्माण पूर्ण हुआ 1927 में। 1927 में 1927 में इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया। बेटा याद रखना है आपको। कुल लागत उस समय 87 लाख रुपया थी। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कह रहा है कि उस समय
इतनी कम लागत थी और आज 1200 करोड़ रुपया के आसपास खर्च हुए हैं इसको बनने में। 1200 करोड़ के आसपास है, थोड़ा बहुत एक आध करोड़ का फासला मिल सकता है, लेकिन 1200 करोड़ मान लो तो भाई उस समय के 87 करोड़ भी आज के 1000 करोड़ से कम नहीं है। उस समय की महंगाई दर देख लो और आज की महंगाई दर देख लीजिए। तो 87 करोड़ की लागत लगी। उस समय 12 द्वार हैं पुराने संसद भवन में, कुल द्वार 12 हैं, 12। 5 द्वारों के सामने, 5 द्वारों के आगे मंडप बना हुआ है। मंडप समझते हो, छतरी टाइप बना हुआ है, मंडप बना है। 3 हॉल थे जिनमें से पहला था आपका चैंबर ऑफ प्रिंसेस। पहला है जिसको पहले क्या कहा जाता था, चैंबर ऑफ प्रिंसेस। मेरे ख्याल से यहां पर राजकुमारियां रहती होंगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, चैंबर ऑफ प्रिंसेस। इसको बाद में लाइब्रेरी बना दिया गया, केंद्रीय लाइब्रेरी आपके चैंबर ऑफ प्रिंसेस के स्थान पर बनी हुई है। बेटा क्वेश्चन तो बनेंगे, यहां से क्वेश्चन तो बनेंगे, आपसे पूछ लेगा चैंबर ऑफ प्रिंसेस वर्तमान में पुराने संसद भवन किस नाम से जाना जाता है, तो सेंट्रल लाइब्रेरी, केंद्रीय लाइब्रेरी। और दूसरा जो हॉल था वो था केंद्रीय भवन। क्या नाम था, केंद्रीय भवन। तो केंद्रीय भवन को बाद में कह दिया गया क्या, लोकसभा। और तीसरा था राज्य परिषद, राज्य परिषद। और ये तीनों के तीनों भवन ना एक ही इमारत के अंदर थे। जैसे कई लोगों को ये लगता होगा कि यहां पर राज्यसभा थी, कई लोगों को ये लगता होगा कि लोकसभा से राज्यसभा के बीच में 20 किलोमीटर का अंतर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फासला होता है मुश्किल से एक रूम से दूसरे रूम में जाने का। अब मैक्सिमम मान लो 200-300 मीटर के आसपास का फासला, मतलब अगर एक में लड़ाई हो जाए तो दूसरे भवन में लड़ाई का हल्ला आ ही जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि इसका 3 हॉल थे, पहला था चैंबर ऑफ प्रिंसेस, लाइब्रेरी हॉल, और ये आपको बताया गया है ये। अब इसकी जो क्षमता थी बेटा, क्योंकि इसी स्लाइड पर मैं पूरा लिख दे रहा हूं, क्षमता थी कुल मिला के लोकसभा की जो क्षमता है 550 सीट, राज्यसभा की क्षमता है, इस पर बैठ सकते थे 250 सीट। तो क्या यह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। संयुक्त अधिवेशन के लिए सीटें अलग से डलवानी पड़ती थी। जब भी संयुक्त अधिवेशन होता था, हम सभी जानते हैं संयुक्त अधिवेशन जो ज्वाइंट सेशन होता है उसको राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लोग आकर लोकसभा में बैठेंगे। तो लोकसभा की इतनी कहां क्षमता है भाई, 550 सीट है। अब खुद सोचिए कि संयुक्त अधिवेशन कैसे ही हो पाएगा इसमें। तो आवश्यकता थी, सेफ नहीं रहा था, और लाइट का खर्चा ज्यादा होता था, ऐसा बताया गया है सरकार ने। हम भी मानते हैं कि लाइट का खर्चा ज्यादा होता था। नया वाला जो संसद भवन बना है यह सौर ऊर्जा पर आधारित है। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दिक्कतें परेशानी हो रही हो तो पूछ सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे करते हैं भाई। नया संसद भवन, ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ये पुराने की बात हो गई। नया संसद भवन, नया संसद भवन, ठीक है, नया संसद भवन, नया संसद भवन। देखिए, केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा, जीरो से बता रहा हूं आपको, 2019 में यह पूछ लेगा आपसे योजना, सेंट्रल विस्टा योजना, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, सेंट्रल विस्टा योजना, सेंट्रल विस्टा योजना प्रस्तुत की गई। और इस योजना के अंतर्गत नए संसद भवन की बात की गई, नए संसद भवन की बात की गई बेटा। तो आपको याद रखना है, सेंट्रल विस्टा योजना 2019 में आई थी केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद उद्घाटन इसका हुआ, उद्घाटन तो आपको पता ही है 28 मई को हुआ था, लेकिन जो नींव रखी गई थी मोदी जी के द्वारा। कब रखी गई थी नींव, शिलान्यास, जो नींव रखी जाती है ना, शिलान्यास होता है, भूमि पूजन, शिलान्यास मोदी जी ही करेंगे। मोदी जी द्वारा कब किया गया, किसी को पता है, नहीं पता होगा, खैर 10 दिसंबर
2022 को इसका शिलान्यास किया गया। बाद में उद्घाटन हुआ इसका, जब सबको समझ में आया कि भाई उद्घाटन हो गया। अब तो उद्घाटन हुआ 23 मई 2023 नहीं 28 मई 2023 को। 28 मई को ही क्यों चुना? क्योंकि 28 मई को वीर सावरकर जयंती होती है, वीर सावरकर जयंती होती है। और उस समय केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच में सावरकर साहब को लेकर हंगामा मुद्दा चल रहा था। तो 18 मई को वीर सावरकर जयंती पर इसका उद्घाटन कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। अब बात करते हैं मोदी जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। कौन से? 14वें पीएम। क्लियर है? अभी जो चल रहा है कौन से पीएम है? 14वें पीएम है। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज पूछ लेना। इसके अलावे अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रपति हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि द्रौपदी मुर्मू के समय में आज नहीं पूछेगा, 1 साल बाद पूछ लेगा, तो राष्ट्रपति कौन से नंबर की है? तो राष्ट्रपति आपको याद रखना है 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और लोकसभा कौन सी चल रही है? तो लोकसभा चल रही है 17वीं। तो 17वीं लोकसभा के दौरान इसका उद्घाटन किया गया है, 14वें प्रधानमंत्री और 15वीं राष्ट्रपति के दौरान। ये बात आपको याद रखनी है। 13वें प्रधानमंत्री जो थे वो थे श्री मनमोहन सिंह जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सेंट्रल विस्टा योजना ये आपको बता दी। नए संसद भवन की बातें चल रही हैं और इसकी बातें हम खूब डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनते रहना है और अंत तक वीडियो देखना है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके जो डिजाइनर हैं गुजरात के बिमल पटेल हैं। इसका जो ठेका लिया था किसी विदेशी कंपनी ने नहीं लिया, यह लिया था हमारे टाटा प्रोजेक्ट ने। किसने लिया था? टाटा प्रोजेक्ट ने। तो नई संसद के जो डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं, वास्तुकार का नाम है बिमल पटेल। बेटा क्या नाम है? बिमल पटेल। और इस कार्य को, इस संसद भवन को टाटा स्टील के द्वारा पूरा किया गया है। टाटा स्टील या फिर टाटा प्रोजेक्ट कह लो, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट ही है। प्रोजेक्ट के द्वारा पूरा किया गया है। किसके द्वारा पूरा किया गया है बेटा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा पूरा किया गया है। कुल लागत अगर आपसे पूछ ले कुल लागत, तो कुल लागत इसमें लगी है 1200 करोड़ रुपया। 1200 करोड़ रुपया के आसपास इसमें कुल लागत लग गई है। और इसका जो क्षेत्रफल आपसे पूछ ले तो क्षेत्रफल है 64,500 मीटर वर्ग, मतलब इतने वर्ग मीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है ना। तो क्षेत्रफल इसका याद रखना है। कुल लागत इतनी हो गई। मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया, मोदी जी का नंबर बता दिया, कौन से नंबर के हैं? यह 4 मंजिला है। कितने मंजिल है? 4 मंजिला इमारत है। अगली बात याद रखनी है आपको, जो इसमें डिजिटल ऑफिस है सारे के सारे। कैसे ऑफिस है बेटा? डिजिटल ऑफिस का प्रयोग करेंगे तो इकोनॉमी को हम कैसी बना देंगे? पेपरलेस इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। आगे की भी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इससे क्या फायदा होगा? पेपरलेस इकोनॉमी हमको मिल जाएगी। अगला अगर आपसे पूछे कि इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सांसदों को अगर पार्टी करनी है, लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, या फिर उनको सोना है, उनके लिए रूम सर्विस, ये बहुत उच्च स्तर की डिजाइन की गई है। एक तरफ से इनको राजा महाराजा वाली फीलिंग आने वाली है। लोकसभा के लिए 888 सीटों की जो क्षमता है वो राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के आरएस का मतलब है राज्यसभा, 384 सीट बैठ सकते हैं अधिकतम। मतलब लोकसभा में कितने लोग बैठ सकते हैं? 888। राज्यसभा में कितने बैठ सकते हैं? 384। अगर हम सेंट्रल हॉल की बात करें तो ज्वाइंट सेशन जो होगा बेटा, ज्वाइंट सेशन के दौरान अधिकतम सीटों की संख्या इस लोकसभा वाले सदन में ज्वाइंट सेशन बिठाया जाएगा तो अधिकतम सीटों की संख्या इसमें कितनी हो सकती है? 1272। तो आगे आने वाले 200 साल तक तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मतलब आपके बच्चों के बच्चे भी आ जाएंगे ना तो ये वाली लोकसभा देखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए कि ज्वाइंट सेशन में 1 to 72 मेंबर्स टोटल मिला के बैठ सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। बहुत सारे फैक्ट करा रहा हूं आपको, बहुत सारे फैक्ट करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना कीजिए आप, बस देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए बेटा। इसके बाद देखिए अगला, इसका जो आकार है, इस नए संसद भवन का जो आकार है, एक ही वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, आप चिंता मत करना, बस देखते रहिए। नए संसद भवन का जो आकार है वो त्रिकोण है, ट्रायंगुलर आकार की अगर बात करें तो त्रिकोण कैसा है बेटा? त्रिकोण। लोकसभा
को मोर के आकार में डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राज्यसभा को कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल के आकार में डिजाइन किया गया है। और कुल पूरे भवन का आकार अगर बात करें तो कैसा है? त्रिकोण। लोकसभा का आकार है मोर पीकॉक और राज्यसभा का आकार है लोटस, मतलब कमल के जैसा आकार है। अच्छा, एक और बात, जब लोकसभा नई संसद के उपलक्ष्य में, नई संसद के जो उपलक्ष्य हुआ था, जब पहला अधिवेशन हो रहा था, इसका अधिवेशन नहीं सॉरी पहली बार जब इसका उद्घाटन हो रहा था, के उद्घाटन पर आपसे पूछ लेगा 75 रुपए का सिक्का, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? कितने रुपए का? 75 रुपए का सिक्का जारी किया। यह बात याद रखनी है बेटा आपको, क्योंकि यह सवाल आपसे पूछ लेगा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। अगर इसमें बात करें तो कुल प्रवेश द्वार 3 हैं। उसमें कितने थे? 12 प्रवेश द्वार। इसमें प्रवेश द्वार कितने हैं? 3 प्रवेश द्वार हैं। 3 प्रवेश द्वार 3। एक है ज्ञान द्वार, एक है कर्म द्वार और एक है शक्ति द्वार। क्लियर? एक है ज्ञान द्वार, एक है कर्म द्वार और तीसरा कौन सा है? शक्ति द्वार। अच्छा, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लो। अगर कोई भी ऐसा लगे आपको कि एक भी है मिसमैच हो रहा है या फिर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं 9412383653। इस पर आप अपने डाउट, दिक्कत, परेशानी पूछ सकते हो। अकेला नहीं छोड़ूंगा, ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन वाली फीलिंग आ जाएंगी अगर आप व्हाट्सएप करके पूछ लोगे तो मैं बताऊंगा आपके सभी डाउट, क्योंकि मैं यहां पर आपकी समस्या बढ़ाने नहीं आया, आपको समस्याओं का समाधान करने के लिए आया हूं। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसके अलावे हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं संगोल की। बेटा जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु रह गई है वो रह गई है संगोल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। देखो बेटा, संगोल किसकी बात कर रहे हैं भाई? संगोल की। संगोल एक प्रकार का राजदंड है। क्या है भाई? राजदंड। अब ये कई जगह अलग अलग शब्दों में आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। जब भारत आजाद हुआ तो माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। राजगोपालाचारी को जब सत्ता स्थानांतरित की गई तो कोई भी चिन्ह मौजूद नहीं था, तो नेहरू जी के मन में विचार आया कि एक ऐसा चिन्ह होना चाहिए जो कि एक राज्य को दूसरे राजा के हाथ में स्थानांतरित करने से पूर्व एक शक्ति का प्रतीक बने। तो राजदंड, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? शक्ति का प्रतीक, या फिर हम कहते हैं इसको सत्ता के स्थानांतरण का प्रतीक। सत्ता के स्थानांतरण का प्रतीक। जैसे मेरे बाद मेरा कोई उत्तराधिकारी आएगा तो मैं उसको संगोल दे जाऊंगा, स्थानांतरण का प्रतीक। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि ये जो है आपका, ये दिखाता क्या है? नैतिकता। ये क्या दिखाता है? नैतिकता, कर्तव्य परायणता, कि मैं अपने राज्य के प्रति नैतिक रहूंगा, अपने कर्तव्यों का पूरी तरह वहन करूंगा। तो कर्तव्य परायणता और नैतिकता का सिंबल है कौन सा? संगोल। तमिल शब्द है एक, क्या? सेमई। तमिल शब्द कौन सा है बेटा? सेमई। और सेमई का अर्थ होता है, सेमई, ये संगोल है, तमिल शब्द सेमई से बना है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता, नैतिकता। तो नैतिकता, एक से दूसरे राजा के पास जब सत्ता स्थानांतरित होती थी दक्षिण भारत में, तो नैतिकता का प्रतीक था। सबसे पहले इस संगोल की अवधारणा आई थी कहां पर? मौर्य काल में। लेकिन हमारे यहां जो संगोल है, वर्तमान जो संगोल है, यह संगोल हमारे यहां लिया गया है चोल साम्राज्य से, दक्षिण भारत से, चोल साम्राज्य से। तो प्रधानमंत्री, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नेहरू जी ने राजगोपालाचारी को यह अधिकार दिया कि आप एक संगोल बनवा के लाइए, क्योंकि संगोल की अवधारणा उत्तर भारत में तो है नहीं, जबकि दिल्ली उत्तर भारत में है। तो संगोल लेने के लिए राजगोपालाचारी दक्षिण भारत गए, तमिलनाडु में, और वहां के सबसे बड़े मठ के जो पुजारी थे उससे बात की। उस पुजारी ने इसको पूरा करने के लिए एक ज्वेलर्स को यह ठेका दिया, क्योंकि इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो लगभग 5 फीट है, और इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। तो ये वाला जो था, ये नेहरू जी ने बना के दिया था। हाइट कितनी है? 5 फीट, और शीर्ष है नंदी विराजमान। जैसे ही अंग्रेजों से सत्ता हमारे पास स्थानांतरित होकर आई, तो भैया भारतीयों में सत्ता स्थानांतरित होगी तो उसको स्थानांतरण थोड़ी मानेंगे। अंग्रेजों से जीता तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथ से संगोल नेहरू जी ने लिया और
उसको ले जाके संसद भवन के लाइब्रेरी हॉल में रख दिया कि अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं भैया, अब तो हम भारतीय हैं, इस सत्ता को एक से दूसरे में स्थानांतरित थोड़ी ना करेंगे, अब तो राजा बदलेगा, राज अपना ही रहेगा। और ये मूर्ख क्या कह रहे हैं कि संगोल को छुपा के रख लिया। खैर, कहने वालों के मुंह थोड़ी ना पकड़े जाएंगे। तो आप याद रखिए कि जो संगोल है यह दूसरे से अपने पास सत्ता स्थानांतरित होगी तभी दिया जाता है। खैर, आगे आने वाले समय में क्या होगा कि संगोल की क्या बात है तो हम बात भी कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले मौर्य काल में प्रयोग किया गया और अंतिम बार यह संगोल प्रयोग किया गया था मुगल काल में। लेकिन हमने संगोल अलग बनवाया है। वर्तमान संगोल चोल साम्राज्य का है जो कि दक्षिण भारत से आया है। नीति परायणता या फिर नैतिकता का बोध है, 5 फुट का है और इसके शीर्ष पर किसकी मूर्ति लगी हुई है बेटा? नंदी की। मैंने कोशिश की है कि पुरानी संसद नई संसद दोनों में अंतर आपको करवा दिया जाए, संगोल की अवधारणा क्लियर कर दिया है। मैंने भरपूर कोशिश की है। यदि फिर भी आप लोगों को तुच्छ भर तनिक भर भी डाउट रह जाए तो प्लीज व्हाट्सएप करके मुझे पूछ लेना, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं प्रत्येक का कमेंट लूंगा, भले 1 घंटा कम सो लूंगा लेकिन आप लोगों के डाउट दूर करके ही सोऊंगा। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए।